तो अपने पहले कांतली नदी को थोड़ा रफ डायग्राम के अंदर इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपके पास में राजस्थान का खाली मैप है तो आप उस मैप के अंदर साथ साथ में डायग्राम को बनाइएगा, तो ये थोड़ा सा बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगी। देखिएगा, ये ना थोड़ा डायग्राम के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो ये जैसे सीकर है, सीकर संभाग है, तो यहाँ पर ये नदी प्रवाहित होती है। थोड़ा सा डायग्राम में देखिएगा, जैसे सीकर से निकलती है लगभग यहाँ खंडेला से, ठीक है, फिर नीम का थाना होते हुए झुंझुनू होते हुए लगभग यहाँ पर जाकर ये विलुप्त हो जाती है, चूरू की बॉर्डर के पास झुंझुनू में। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ये नदी प्रवाहित होती है, कांतली नदी, ठीक है। तो आपके पास में नक्शा है ना, तो इस प्रकार से नक्शे के अंदर ये नदी आप बना लीजिए तीनों जिलों में। सीकर में लगभग खंडेला यही है सबसे पूर्वी साइड में, तो वहां से ये नीम के थाना में होते हुए झुंझुनू के लास्ट चूरू जिले की बॉर्डर से थोड़ा सा पहले झुंझुनू में जाकर खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से आप ये 2 लाइनें लगा लीजिए, ठीक है। अब वापिस यहाँ पर आ जाओ, देखो अब बात को समझना। ठीक है, कांतली नदी, इस नदी का जो उद्गम है वो सीकर में ही होता है। सीकर के अंदर है खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी, यहां से कांतली का उद्गम होता है, सीकर में जो खंडेला की पहाड़ी है। अब सीकर से निकलने के बाद में ये आती है नीम के थाना जिले में। तो नीम का थाना जो जिला है ना, इस जिले के अंदर 2 तो सभ्यताएं हैं और एक नीम के थाना जिले का ऐतिहासिक इसके ऊपर शहर बसा हुआ है। जैसे एक तो इसके ऊपर गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता, जो पहले अपने सीकर में पड़ते थे, लेकिन ये वर्तमान कौन से जिले में है, ये वर्तमान नीम का थाना जिले के अंदर है, ठीक है। एक इसके ऊपर सुनारी सभ्यता है, सुनारी सभ्यता, ये अपने पहले झुंझुनू में पड़ते थे, लेकिन ये सभ्यता भी वर्तमान कहां पर है, तो ये भी वर्तमान नीम के थाना जिले के अंदर है। और एक इसके ऊपर शहर बसा हुआ है जिसका नाम है उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी, जो पहले झुंझुनू का था, लेकिन ये शहर भी वर्तमान में कहां पर है, तो ये वर्तमान के नीम का थाना जिले के अंदर है, जहां पर अपने एक शाकंभरी माता जी का ऐतिहासिक मंदिर भी है। तो ये 3 स्थल नीम के थाना जिले के हैं जो इस नदी के ऊपर है। गणेश्वर सभ्यता है, सुनारी सभ्यता, उदयपुर वाटी है, और लास्ट में ये जाकर यहाँ पर ये नदी विलुप्त हो जाती है। आंतरिक अपवाद अंतर किया तो रास्ते में विलुप्त होगी, और विलुप्त होती है एक जगह का नाम आता है मंडरेला, मंडरेला नामक स्थान। और ये स्थान कौन से जिले में पड़ता है, झुंझुनू के अंदर, जहां पर जाकर ये नदी विलुप्त हो जाती है, झुंझुनू के अंदर। खंडेला, मंडरेला, खंडेला से उद्गम होता है, मंडरेला पर विलुप्त होती है, और 3 जिलों में ये बहती है, सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू। और इसी नदी का जो नाम है, इसी नदी को अपने जानते हैं कांतली नदी के नाम से, कांतली, या इसी को बोलते हैं कांटली, या इसी को कहा जाता है मौसमी नदी, ठीक है। इसी को कांतली, कांटली या मौसमी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये कांतली नदी का आपके लिए डायग्राम है, ठीक है। आइए अब अपनी इसकी विशेषताएं जो है उनके ऊपर अपने चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा,
नदी का नाम है कांतली नदी, नदी का नाम है कांतली नदी। और ये किस अपवाह क्षेत्र की नदी है? तो ये आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी है। चलो पहले जो डायग्राम लिखा वही अपने करते हैं कि कांतली नदी का जो उद्गम है वो होता है सीकर जिले में स्थित खंडेला की पहाड़ी से। सीकर जिले में इसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी से। उसके बाद में इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो अपने राजस्थान के 3 जिलों के अंदर है, सीकर, नीम का थाना, नीम का थाना और झुंझुनू, 3 जिलों में ये प्रवाहित होती है। और लास्ट में ये नदी विलुप्त कहां होती है? लेकिन जगह का नाम है मंडरेला। मंडरेला नामक स्थान पर यह नदी विलुप्त हो जाती है। और यह मंडरेला स्थान कौन से जिले का है? तो यह मंडरेला स्थान याद रखो झुंझुनू जिले का है, जहां पर यह विलुप्त हो जाती है। ठीक है। और इस नदी की कुल जो अनुमानित लंबाई मानी जाती है वो मानी जाती है पूरी पूरी 100 किलोमीटर। घग्गर की भी राजस्थान में इतनी है और इसकी भी टोटल लंबाई 100 किलोमीटर है। अब देखो इसकी जो टोटल लंबाई 100 है ना, इस आधार पर हम दो चीजें कह सकते हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो नदी है ये अपने राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र की, आंतरिक अपवाह तंत्र की दूसरी सबसे लंबी नदी है। आंतरिक अपवाह तंत्र की दूसरी सबसे लंबी नदी है, क्योंकि पहली तो घग्गर है। ठीक है। लेकिन देखो घग्गर हमारे केवल राजस्थान के अंदर नहीं बहती, वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तो और पाकिस्तान के अंदर भी जाती है, जबकि ये तो केवल हमारे राजस्थान में बहती है। तो इसका मतलब आंतरिक अपवाह तंत्र में पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली पहली सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाएगी? कांतली मानी जाएगी, क्योंकि ये केवल अपने राजस्थान में बहती है। चंबल बनास वाली सेम कहानी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल और पूर्णतः पूछे तो बनास। तो आंतरिक अपवाह तंत्र की सारी नदियों में सबसे लंबी नदी घग्गर है, लेकिन वो केवल हमारे राजस्थान में नहीं बहती। तो पूर्णतः राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र में सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली है, क्योंकि ये केवल हमारे राजस्थान में बहती है। और इसकी जितनी भी लंबाई है, जितना भी बहाव है, वो केवल हमारे राजस्थान में ही है। और लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर है। ठीक है। अब देखो अपने दो फैक्ट समझना। एक तो मैं बात कर रहा हूं कांतली नदी के बहाव क्षेत्र की, कांतली नदी के बहाव क्षेत्र की, और एक मैं बात करूंगा कांतली बेसिन की। और स्टार्टिंग में जब अपने बीकानेर संभाग में गंगानगर जिला पढ़ा था तो आपको ये बहाव, बेसिन, मैदान, ये 3 कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। दोबारा से रिपीट करो। कांतली का बहाव क्षेत्र, तो बहाव क्षेत्र में कौन कौन से जिलों को शामिल करते हैं? जिन जिलों में वो नदी बहती है। तो कांतली कितने में बहती है? 3 में ही बहती है। तो एक तो सीकर आ गया, एक इसमें नीम का थाना जिला आ गया, और एक इसके अंदर झुंझुनू जिला आ जाएगा। उसके बाद किसी भी नदी के बहाव क्षेत्र का नामकरण क्या होगा? नामकरण कैसे होगा? तो जो स्थानीय भाषा का शब्द होगा। और शेखावाटी के जो लोग हैं वो लोग इस नदी को आज भी अपने पुराने नाम से पुकारते हैं, तोरावाटी नदी। तो ये स्थानीय भाषा का शब्द है। तो कांतली के बहाव क्षेत्र का नाम क्या हो गया? तोरावाटी। जैसे घग्गर का नाली है, स्थानीय भाषा में उसको नाली बोलते हैं, तो कांतली को वहां तोरावाटी बोलते हैं। तो कांतली के बहाव क्षेत्र का नाम क्या बन गया? तोरावाटी। और कितने जिलों में बहती है? 3 में। तो ये हो गया कांतली का बहाव क्षेत्र। अब आ जाओ बेसिन। पहली बात,
कि किसी भी नदी के बेसिन में आप कौन कौन से जिलों को शामिल करोगे बताओ। तो बेसिन में उस नदी और उसकी सहायक नदियों से प्रभावित होने वाले सारे जिले शामिल होते हैं, जिन जिन जिलों पर उस नदी का प्रभाव पड़ता है। तो ये तो क्लियर है कि जिन जिलों में वो बहती है वो जिले तो 101% प्रभावित होंगे, यानी कि कांतली नदी से सीकर जिला भी प्रभावित होगा, कांतली नदी से झुंझुनू जिला भी प्रभावित होगा, और कांतली नदी से नीम का थाना जिला भी प्रभावित होगा, क्योंकि यहां पर तो ये प्रॉपर बहती है, तो ये जिले तो पक्के प्रभावित होंगे। अब देखो लास्ट में कांतली नदी जहां पर जाकर विलुप्त होती है ना, मंडरेला नामक स्थान पर, तो ये मंडरेला जो स्थान है ये चूरू और झुंझुनू की सीमा पर पड़ता है। तो चूरू जिलों में ये जाती तो नहीं है, लेकिन चूरू जिले की बॉर्डर पर आकर ये खत्म होती है। तो इस नदी का थोड़ा बहुत प्रभाव चूरू जिले के अंदर भी पड़ता है। इसका मतलब कि इस नदी से चूरू जिला भी प्रभावित होता है, और अगर चूरू प्रभावित होगा तो वो इस नदी के बेसिन में काउंट तो किया जाएगा। इसका मतलब कि कांतली बेसिन में चूरू जिला भी आता है, क्योंकि चूरू जिला भी इस नदी के धरातल से प्रभावित होता है, जबकि चूरू में ये बहती नहीं है। तो कांतली का बहाव क्षेत्र 3 में है और कांतली बेसिन 4 में है, जिसमें चूरू जिला भी शामिल होगा। अब एक बात देखो, ये जो 4 जिलों वाला धरातल है इसी को तो हम बोलते हैं शेखावाटी प्रदेश। क्या बोलते हैं? शेखावाटी प्रदेश बोलते हैं। और इसी प्रदेश का एक अन्य नाम आता है तोरावाटी प्रदेश, क्योंकि इसका ये प्राचीन नाम था, तोरावाटी प्रदेश है। और इसी एरिया के अधिकांश भाग को बांगर प्रदेश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांगर प्रदेश। और इसी प्रदेश को बोलते हैं अंतः प्रवाह का प्रदेश, अंतः प्रवाह का प्रदेश। इसका मतलब कि ये जो 4 जिलों वाला धरातल है ना, इस धरातल के 5 नाम है। इसको कांतली बेसिन भी बोल सकते हो, शेखावाटी प्रदेश, तोरावाटी प्रदेश, बांगर प्रदेश, अंतः प्रवाह का प्रदेश, यही है। ठीक है। अंतः प्रवाह का प्रदेश क्यों बोला? क्योंकि इस शेखावाटी प्रदेश में कहते हैं कि एक धरातल में बहुत बड़ी चूने की परत पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ बरसात का जो पानी है वो ऊपरी सतह तो उस पानी को सोच लेती है, लेकिन वो पानी जमीन के अंदर जाकर उस चूने की परत के ऊपर बहने लगता है। तो यहाँ पर पानी ऊपरी सतह पर न बहकर भूमि की आंतरिक सतह पर बहता है, इसीलिए इस प्रदेश को अंतः प्रवाह का प्रदेश कहा जाता है। अब इसको ये एक नाम और दे दिया बांगर प्रदेश, ये क्यों दिया? अब देखो 2 शब्द आते हैं, थोड़ा ध्यान देना। जैसे एक शब्द तो होता है खादर, और एक होता है बांगर। ठीक है। खादर जो होता है ना, ये होता है नई जलोढ़ मिट्टी का, जहां पर प्रत्येक साल नई जलोढ़ मिट्टी आकर जमा होती रहे, वो खादर प्रदेश होता है। और जहां की जलोढ़ मिट्टी पुरानी हो जाए उसको बांगर प्रदेश बोलते हैं, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का होता है। और जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी वो होती है जो नदियों के पानी या बाढ़ के पानी के साथ बहकर आती है, अक्सर उस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। यानी कि जो एरिया बड़ी बड़ी नदियों के आसपास में है, तो उन नदियों में लगभग हर साल बाढ़ आती रहती है, तो नदियों के पानी के साथ में जलोढ़ मिट्टी आकर जमा हो जाती है, तो उस नदी के आसपास का जो एरिया है वो खादर प्रदेश कहलाता है, क्योंकि वहां पर प्रत्येक साल नई जलोढ़ मिट्टी आकर जमा हो जाती है। अब देखो कांतली में क्या था, इस कांतली नदी के बारे में कहा जाता है कि ये वाली जो नदी है ना, ये प्राचीन समय के अंदर वर्षा ऋतु के अंदर अपने बाढ़ के प्रकोप के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करती थी। यानी कि इस वाली नदी में ना हर साल बाढ़ आती थी, तो यहाँ पर जान और माल की बहुत भयंकर हानि हुआ करती थी। तो इस नदी को यहाँ के जो लोग हैं वो जान लेने वाली नदी कहने लग गए, यानी कि कांटली नदी कहने लग गए। और वर्षा ऋतु में फिक्स हो गया था कि बाढ़ आएगी आएगी,
तो ये एक प्रकार की मौसमी नदी बन गई। तो इसके दो नाम पड़ गए, कांटली और मौसमी। अब देखो, पहले क्या होता था कि प्रत्येक साल बाढ़ आती थी, तो प्रत्येक साल बाढ़ के पानी के साथ में नई जलोढ़ मिट्टी आकर यहां पर जमा हो जाया करती थी, इसलिए ये क्या बन गया था, खादर प्रदेश बन गया था, नई जलोढ़ मिट्टी वाला एरिया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो बाढ़ आना बंद हो गई, अब तो इसमें पूरा पानी भी नहीं, तो वो जो नई जलोढ़ मिट्टी थी वो धीरे धीरे पुरानी होने शुरू हो गई। तो आज ये जलोढ़ मिट्टी वो पुराने वाली बहुत ज्यादा पुरानी हो गई, तो ये पुरानी जलोढ़ का एरिया क्या बन गया, बांगर प्रदेश बन गया। यानी कि जो कांतली बेसिन है ये हमारे राजस्थान के प्राचीन समय के अंदर तो कैसा प्रदेश हुआ करता था, खादर प्रदेश, क्योंकि यहां पर प्रत्येक साल जलोढ़ मिट्टी आकर जमा हो जाया करती थी। लेकिन वर्तमान में ये क्या बन गया, बांगर प्रदेश, क्योंकि वर्तमान में इसमें बाढ़ आना बंद हो गई, तो जलोढ़ मिट्टी पुरानी हो गई, तो वर्तमान का ये क्या बन गया, बांगर प्रदेश बन गया। इसीलिए इस प्रदेश को बांगर कहा जाता है, क्योंकि ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी का एरिया है। अब देखो, कुल मिलाकर हमने ये समझा कि जो शेखावाटी प्रदेश है ना वही कांतली बेसिन है, और जो कांतली बेसिन है ना वही शेखावाटी प्रदेश है। शक्तिमानी गंगाधर है, गंगाधरी शक्तिमान है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जो विशेषता शेखावाटी प्रदेश की होगी वो सारी विशेषता कांतली बेसिन की होगी, क्योंकि दोनों है तो एक ही। और देखो, शेखावाटी के बारे में हम चार बातें हैं बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। एक तो अपने ये पढ़ते हैं कि जो शेखावाटी प्रदेश है, इस प्रदेश में सबसे ज्यादा जो बालू का स्तूप पाया जाता है, मतलब रेत का टीला, वो यहां पर पाया जाता है बरखान, या जिसको अपने बरछान भी बोलते हैं, जो अर्धचंद्र आकृति का होता है ना, जो मरुस्थल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला होता है। तो प्रश्न आ जाए कि कांतली बेसिन में कौन सा बालू का स्तूप पाया जाता है, तो बरखान, क्योंकि शेखावाटी प्रदेश से कांतली बेसिन है। एक हम ये पढ़ते हैं कि जो शेखावाटी प्रदेश है, इस शेखावाटी प्रदेश में जो घास के मैदान होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े चारागाह होते हैं, उन घास के मैदानों को शेखावाटी प्रदेश में बीड़ कहा जाता है। बीड़, जयपुर वाले ढूंढाड़ प्रदेश में बीड़ा बोलते हैं। तो प्रश्न आ जाए कि कांतली बेसिन में घास के मैदान क्या कहलाते हैं, बीड़, क्योंकि शेखावाटी प्रदेश ही कांतली बेसिन। या एक हम ये पढ़ते हैं कि शेखावाटी प्रदेश में जल संरक्षण के लिए जो कच्चे जलाशय बनाए जाते हैं, जिनको मारवाड़ में पोखर बोलते हैं, उनको शेखावाटी प्रदेश में जोहड़ कहा जाता है। क्या बोलते हैं, जोहड़, जिनका सबसे गहरा भाग चोबी कहलाता है। तो प्रश्न आ जाए कि कांतली बेसिन में कच्चे जलाशय क्या कहलाते हैं, जोहड़ कहलाते। तो कहने का मतलब है कि वो शेखावाटी प्रदेश की कोई भी विशेषता लिख दे और पूछे कि ये विशेषता बताओ किस बेसिन की है, तो वो विशेषता कांतली बेसिन की है, क्योंकि शेखावाटी प्रदेश ही कांतली बेसिन है। कांतली बेसिन ही तोरावाटी प्रदेश है, बांगर प्रदेश है, अंतः प्रवाह का प्रदेश है। तो ये कांतली नदी की प्रमुख विशेषताएं हैं, जो सीकर जिले की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है, और इसी के बहाव क्षेत्र को यहाँ तोरावाटी कहा जाता है शेखावाटी प्रदेश में। तो ये कांतली नदी की प्रमुख विशेषताएं हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार आप इस क्लास पूरी होने के बाद में इस वीडियो को दोबारा से एक बार और रिपीट कर लेना, बातें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये सीकर का अपवाह तंत्र है।